जरूरी सूचना। लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। पहले चरण का प्रचार 17 अप्रैल को खत्म होगा। उससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यूपी के लोगों का मूड जाना। 1 से 9 अप्रैल के बीच किए गए इस सर्वे में यूपी के करीब 1300 लोगों से बात की गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आज आपके पसंदीदा चुनावी शो ऐलान जंग में एबीपी न्यूज पर हम लेकर आए हैं यूपी का मूड। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए प्रचार धुआंधार चल रहा है। एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए यूपी की जनता का मूड जान रहा है सी वोटर। और आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी के, ये सी वोटर का जो ट्रैकर है, इसमें वो जो सवालों का सिलसिला है उसी की शुरुआत करते हैं। और ये पहला सवाल इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ। केंद्र सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट? बहुत ज्यादा संतुष्ट 40% लोग कह रहे हैं, कम संतुष्ट लेकिन 29% लोग कह रहे हैं, और वो जो असंतुष्ट हैं उनका आंकड़ा 30% पर है, पता नहीं कहने वाले 1%। तो ये तो केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं, और ये जो सवाल है वो राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट? बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले 51%, मतलब केंद्र सरकार के कामकाज से भी ज्यादा संतुष्ट है, बहुत ज्यादा संतुष्ट है यूपी के लोग अपनी राज्य सरकार के कामकाज से। कम संतुष्ट 20%, असंतुष्टों का आंकड़ा यहाँ पर जो केंद्र के कामकाज से लोग असंतुष्ट हैं उससे कम हो जाता है 28%, और पता नहीं कहने वाले 1%। तो ये तो बात हुई कामकाज की, केंद्र सरकार का कामकाज, राज्य सरकार का कामकाज। अब अगला सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम, और ये सवाल मुख्यमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट? जी, योगी आदित्यनाथ के कामकाज को कैसे आंक रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग? बहुत ज्यादा संतुष्ट 57% लोग कह रहे हैं। कम संतुष्ट 16%, असंतुष्ट जो हैं वो 27% हैं योगी आदित्यनाथ के कामकाज से, और पता नहीं कहने वाले 0% का आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा आंकड़ा बहुत ज्यादा संतुष्ट 57% उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से। और पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट? यहां आंकड़ा 51% है, मतलब 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से। असंतुष्ट का आंकड़ा यहां पर भी वही 27% है, और कम संतुष्ट वाला जो आंकड़ा है वो 22% है। तो कुल मिलाकर ये वो सवालों का सिलसिला एक एक करके जो आपके सामने रख रहे हैं। और अब बात सीधे 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है वो सवाल कि भाई प्रधानमंत्री की पसंद कौन है। और इसमें जब बात मोदी और राहुल की होती है तो देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं वो 62% के साथ बहुत आगे राहुल गांधी के मुकाबले नजर आते हैं, और राहुल गांधी उनसे पिछड़ते हुए बहुत फासले पर 28% लोगों की ही प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद बन पाते हैं। दोनों नहीं कहने वाले 7% हैं, पता नहीं कहने वाले 3% हैं। तो कुल मिलाकर ये वो सवालों का सिलसिला जिससे तस्वीर क्या उभर रही है उत्तर प्रदेश में। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे से सियासी तस्वीर साफ हो रही है। केंद्र राज्य के कामकाज से यूपी के लोग खुश हैं। बड़ा आंकड़ा उन लोगों का जो केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। मोदी योगी के कामकाज से उत्तर प्रदेश के लोग संतुष्ट हैं। 50% से ऊपर लगातार यह आंकड़ा बना हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके कामकाज से लोग जबरदस्त अंदाज में संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए अब 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अनुराग जी, मतलब खतरे की घंटी तो फिर ये आपके लिए बज रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश और परेशान, हर तरह के हथकंडे अपना रही है। अब तक तो पहले एक नया चलन निकाला था, रोज टीवी सर्वे दिखाता था, इतनी सीटें हो गई, उतनी सीटें हो गई। अब चूंकि चुनाव आ गया है, अब सीट तो नहीं दिखा सकते, कौन पॉपुलर है कौन नहीं। अरे भैया, जनता से पूछे जाके जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रही, युवा बताएंगे पॉपुलर कौन है। छात्र से पूछिए, छात्रों पर लाठियों की बारिश होती है, जिनका पेपर लीक हो जाता है, साल भर की तैयारी करते उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। और मजेदार तो बात यह है, 12वीं का भी पेपर लीक हुआ था एक सब्जेक्ट का, लेकिन पता नहीं चला क्योंकि वो ज्यादा खबर बाहर आई नहीं।
सवाल है कि अगर आप नहीं अनुराग जी, आप जो बात कह रहे हैं ना सर, अगर आप गौर से ये सर्वे देखते तो आप समझते कि जो असंतुष्ट हैं वो भी अलग अलग सवालों के जवाब में कहीं पर 27%, कहीं पर 30% तक असंतुष्ट भी सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो योगी मोदी के कामकाज से खुश हैं उनका आंकड़ा बहुत आगे है, और इसी वजह से क्या राकेश त्रिपाठी 80 में से 80 वाली हुंकार बीजेपी भर रही है? अरे अब मेरी बात ही पूरी नहीं हुई, फिर आप भाग गए, यही तो दिक्कत है आपके साथ। सर दोबारा आऊंगी, आप दो ही लोग गेस्ट हैं। आइए जल्दी से राकेश जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मुझे कुछ और आंकड़े दिखाने हैं। राकेश जी। हाँ बस यही दिक्कत है, क्योंकि अब मैं बोलने जा रहा था अनुराग जी को मैं जानता हूँ। अब अनुराग जी अच्छी बात नहीं होती है, ये अच्छी को बचा लिया जाए। अरे बात पूरी हो जाने दीजिए करके, तब तो बात बनेगी कि भाई यहाँ पे। अनुराग जी आप लगातार बोलेंगे सर तो चर्चा नहीं हो पाएगी। सॉरी प्लीज, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, अभी और आंकड़ा दिखाना है, अभी और आंकड़ा दिखाना है सर। मुझे आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी। राकेश त्रिपाठी की आवाज बढ़ाइए प्लीज। राकेश जी अपनी बात रखिए सर। देखिए मेरा बहुत अनुरोध के साथ अनुराग जी मेरा बहुत अनुरोध के साथ कहना है, हम ही दो लोग हैं, परस्पर आपस में बात करेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। सच ये है कि जब भी कोई सर्वे आता है तो सर्वे के बाद कोई अनुराग जी बहुत निवेदन कर रहा हूं आपसे, दर्शकों के लिए कह रहा हूं, कम से कम दर्शक तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है ना, दर्शकों के लिए तो कम से कम मान जाइए। दर्शक समझ नहीं पाते हैं बात को। मेरा एक बात कहना स्पष्ट तौर पर है, जब भी कोई सर्वे आता है किसी भी चैनल का, किसी भी एजेंसी का, अनुराग भदौरिया की पार्टी और अनुराग भदौरिया के समर्थक, इनकी पार्टी के समर्थक पार्टियों के लोग ये लगातार सर्वे पर आरोप करते हैं, सर्वे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सर्वे का तमाम रिजल्ट तो जनता ने सीधे दिए हैं ना। 2014 में जनता का मूड आपको पता चला था ना, 2017 में जनता का मूड पता चला, 2019 में जनता का मूड पता चला, 2022 में जनता का मूड पता चला, उपचुनाव में पता चला, निकाय चुनाव में पता चला, पंचायत चुनाव में पता चला, इतनी बार जनता का मूड पता चला है, फिर भी आप तैयार नहीं है। मैं एक महत्वपूर्ण बात करूं। देखिए सच बात यह है कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी। विपक्ष, अरे अनुराग भदौरिया ये तरीका ठीक नहीं होता भाई। अनुराग भदौरिया के साथ इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है, ये तरीका ठीक नहीं होता है, ये तरीका ठीक नहीं ना। विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी, अगली लाइन क्या थी? शुरुआत अनुराग भदौरिया से की, ये रोने के लिए आप चले जाते हैं क्या? अरे घर में बोलने को नहीं मिलता है, आकर के टीवी पर सारी जदोजहद करेंगे। जरा संयम से ये तरीका ठीक नहीं होता, आप डिबेट को बंधक नहीं बना सकते। वोट शेयर वाला बड़ा आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है, किसे कितना वोट मिलने वाला है। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए के खाते में 52% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन के खाते में 40% वोट शेयर, बीएसपी 6%, अन्य के खाते में आप देख रहे हैं 2% वोट शेयर जाता हुआ। तो कुल मिलाकर ये वो बड़ी तस्वीर है, यहां सबसे ज्यादा और सबसे आगे वोट शेयर के मामले में एनडीए 52% वोट शेयर के साथ सबसे आगे एनडीए नजर आ रही है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और बहुत गौर से इस आंकड़े को आप देखिए, क्योंकि एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली आप जानते हैं, ये ट्रैकर है। एक हफ्ते में तस्वीर इतनी बदली है कि जहां एनडीए 52% से 52% पर ही रहा है वोट शेयर के मामले में, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में 4% का उछाल। ये बड़ी खबर है, एक हफ्ते में इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में सीधे 36% से 40% पर वोट शेयर पहुंचता हुआ, और ये 4% वाला जो उछाल है वो यहां पर नजर आ रहा है। एक नंबर का नुकसान यहां पर बीएसपी को होता हुआ 7 से 6 पर आती हुई इस एक हफ्ते में, और अन्य के खाते से 5 से 2% घटता हुआ वोट शेयर। तो कुल मिलाकर ये वो तस्वीर जो बड़ी उभर कर सामने आ रही है, और इसी को लेकर सवाल ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये जो सर्वे है, जिसमें ये तस्वीर साफ हो रही है कि हफ्ते भर में इंडिया का वोट बढ़ा है। इंडिया का वोट परसेंटेज 36% से बढ़कर 40% हुआ है। हफ्ते भर में इंडिया का वोट, एनडीए का वोट जो है वो बरकरार रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में 4% की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में ये बढ़ोतरी और इसके मायने किस रूप में देखे जाएं अनुराग भदौरिया? क्या ये मुख्तार इफेक्ट है? क्या ये सिंपैथी का फायदा मिल रहा है यहां पर इंडिया गठबंधन को? एक हफ्ते में 4% का उछाल। चिंता मत कीजिए, चुनाव होते होते आप कहेंगे कि 80% इंडिया है, भारतीय जनता पार्टी 10% पे आ जाएगी। देखिएगा, आप यहाँ, मैं भी यहाँ। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को देखना नहीं चाहती जनता। हाँ, टीवी वाले जरूर अच्छा दिखाते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ रोमाना जी, टीवी वाले जरूर अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं है। देखो, युवा वोट दे नहीं रहा है, महिला वोट दे नहीं रही है, किसान वोट दे नहीं रहा है, बुजुर्ग वोट दे नहीं रहा है, आम जनता वोट दे नहीं रही है। इनको वोट कौन दे रहा है?
खाली वो सर्वे वाले देते हैं, बस वही उनको वोटर वही उनको सर्वे वाले वोट देते हैं, इससे ज्यादा उनको वोट नहीं मिल रहा है। इसलिए आप जो उछाल दिखा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखिएगा इनका ये तो एकदम घट के चले जाएंगे शून्य पे, 10 से भी नीचे घटेंगे, अभी चिंता मत कीजिए। क्योंकि जिस तरह की बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान परेशान है, जिससे छात्रों का पेपर लीक हो रहा है, छात्रों पर लाठी बरसाई गई है, कोई वर्ग इनके साथ नहीं है। आज मिल का देखिए 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कौन इनके साथ होगा? आप जो बात कह रहे हैं, आप उसी पर जवाब लेते हैं ना राकेश जी से। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि बड़ी सिंपल मैथ्स है, मतलब 2019 में भी जो एनडीए था उसका वोट परसेंटेज जो है वो 51 पॉइंट कुछ परसेंट था, इस बार वो 52% दिखा रहा है, जबकि इस बार तो साथ में आरएलडी भी आ गई है। ये सिंपल गणित के हिसाब से अगर वोट शेयर 52% रहता है सर, फिर उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें तो नहीं आने वाली हैं बीजेपी, ये तो झटका लग रहा है। मतलब नहीं, बिल्कुल झटका नहीं लग रहा है रोमाना। अगर आप हर सीट के हिसाब से देख लेना, अगर 52% वोट हमें हर सीट पर मिल रहे हैं तो भी तय हो रहा है कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। सारे प्रयास ये कर लें, सारे वोट एक साथ मिला लें, सपा बसपा का गठजोड़ करके 2019 में देख चुके हैं, 64 सीटें तब भी हमने जीती थी और बाई इलेक्शन में आजमगढ़ और रामपुर भी से छीन ली थी। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 सीटें जीत रही है। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी, भाजपा यूपी में जीतेगी 80 में 80। इनके पास गठबंधन अलायंस नहीं बचे हैं, पार्टी के कैंडिडेट रोज बदल रहे हैं, एक दिन घोषित करते हैं, अगले दिन बदल देते हैं, तीसरे दिन फिर लेसे करके चले आते हैं। इसलिए जब आप इस निराशा, इस हताशा में हैं, तो हताशा निराशा में आकर के क्या होगा? और शिवपाल सिंह यादव के स्वर सुनिए। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि वोटरों का हिसाब करेंगे बाद में, जो वोट नहीं देंगे, ये हताशा के स्वर है ना, ये हताशा के स्वर बता रहे हैं कि आप चुनाव पराजित हो रहे हैं। और मनोज दीक्षित आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के सामने कह रहे हैं कि हम सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हमारे कैंडिडेट के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। ये हताशा के स्वर है और ये स्वर उत्तर प्रदेश पहचानता है। और ये स्वर के नाते आपको सत्ता से बाहर हताशा है, निराशा है, ये कंफ्यूजन है वाकई में। मतलब इतना कंफ्यूजन कि कभी आप एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं, उसके बाद अनुराग जी आपकी पार्टी बदल देती है, दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है, उम्मीदवार भी परेशान होते हैं, कहते हैं हमारे पास पहले फोन आया था, हमसे कहा था तुम सिंबल ले लो, लेकिन बाद में किसी और को वहां पर कैंडिडेट बना दिया जाता है। क्यों है इतनी कंफ्यूजन? देखिए, आप ही तो कह रही ना कि हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, हमारी स्ट्रेटेजी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी चिंता कर रही है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी है आपकी? जनता ने कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेटेजी है, आप यही कह रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, हताश हो चुकी है और हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जनता ने साथ छोड़ा है। मेरा गठबंधन जनता के साथ है, आपका गठबंधन सत्ता के साथ है, तो आप सत्ताधारियों के साथ गठबंधन बनाए बैठे हो। आपको सत्ता चाहिए किसी कीमत, हमें जनता का अधिकार चाहिए, इसलिए जनता हमारे साथ है। और जनता की बात देखो, मैंने जितनी बार डिबेट अभी जब से आपने शुरू की है, मैंने क्या बोला? किसान, युवा, महिला, छात्र, ये क्या बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता, वो फलाने नेता। यही दिक्कत है, आपको हमने नहीं चुना था जो आप मेरी चिंता करते हो, आपको जनता ने चुना था जिनकी आप चिंता नहीं करते। मैं जवाब लेती हूँ राकेश जी। एक तो आपने सुना ना, मतलब अनुराग भदौरिया की पार्टी कंफ्यूज नहीं है, उनकी स्ट्रेटेजी है बीजेपी को कंफ्यूज करने वाली, और इसमें वो कह रहे हैं कामयाबी मिल रही है। देखिए, बीजेपी कंफ्यूज हो रही है। और सर, दूसरा सवाल मेरा इसी सर्वे के आंकड़े को लेकर, क्योंकि आपने खुद ही बात 2014 से शुरू की थी, 2017, 2019, 2022 तक आप गए। 2019 पर मैं आ रही हूं सर, वहां अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर मिलाया जाए तो सर ये तो 25% के आसपास बैठना चाहिए था, लेकिन यहां इस इंडिया गठबंधन में ये वोट शेयर का मामला 40% पर पहुंच रहा है। क्या है सर? ये नाराजगी है क्या? ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है क्या, जो यहां एक मुश्त सबसे मजबूत विकल्प जो विपक्ष का बन रहा है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, उसके पाले में जा रहा है? राकेश जी, देखिए रोमाना, आपके सर्वे में ही आपने जब उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को या प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर के आपने दोनों सवाल पूछे हैं, दोनों ही सवालों के जवाब में बहुत ज्यादा या कम ये संतुष्टि जताने वाले लोग 70% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी की छवि को लेकर के, प्रधानमंत्री जी के कामकाज को लेकर के या मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेकर के भी 70% से ज्यादा लोगों ने आज प्रसन्नता जाहिर की है, संतोष जाहिर किया है। ये बात स्पष्ट है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं और इसीलिए 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई थी 2022 में, जो रिकॉर्ड था अब तक कि सपा बसपा कांग्रेस कैसे एक सरकार आती थी दूसरी जाती थी, लेकिन जनता ने फिर से 37 वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया था। हम इसलिए भरोसे के साथ कह रहे हैं क्योंकि ये परफॉर्मेंस वाली सरकार है। ये बार बार पूछ रहे हैं ना, आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए। बेरोजगारी का आंकड़ा अखिलेश यादव की सरकार में 17.4% का था। काटे गए हैं मेरठ से लेकर बरेली तक का, वो तो नहीं भारी पड़ेगा?
रोमाना जी, किसी एक कैंडिडेट ने, किसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहीं कोई बयान आपके चैनल पर या किसी और चैनल पर, क्या किसी सोशल मीडिया पर अपना कोई दुख व्यक्त किया हो, कोई इस बात पर नाराजगी व्यक्त की हो? ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है कि पूरी पार्टी एक साथ एकजुट होकर के लड़ने का काम कर रही है। लेकिन मैं मुरादाबाद के एसटी हसन का बयान आपको सुना सकता हूं, दिखा सकता हूं कि कैसे उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, कैसे उन्होंने इस बात के लिए कहा कि हम रुचि वीरा के लिए हम वोट नहीं मांग पाएंगे। किस तरह से सार्वजनिक तौर पर पार्टी के भीतर हमने देखा कि अतुल प्रधान अपना इस्तीफा की पेशकश तक लेकर के पहुंच गए। किस तरह से पार्टी के भीतर आज अंतर्द्वंद मचा हुआ है। शिवपाल सिंह यादव टिकट वापस कर रहे हैं, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे बेटे को लड़ा लो। सच बात यह है दोहरा रहे हैं अपनी बात को, इसका सवाल का जवाब तो दे चुके ना अनुराग भदौरिया। वो कह रहे हैं कि साहब हम कंफ्यूज करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है हमने। लेकिन सवाल ये है अनुराग जी, आप ही के पास आ रही हूँ, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जवाब आपके पास हमेशा तैयार रहता है सर, और मुझे मालूम है मेरा सवाल सुन के भी जो आपको जवाब देना है वही जवाब आप देंगे। फिर भी मैं भी अपनी ड्यूटी कर लूं पूरी, है ना? सवाल का जवाब आपसे ये अनुराग जी, आप सवाल अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी में, उनको लेकर चल रहा है कि साहब वो बीजेपी में जाने वाले हैं, और मामला इतना आगे बढ़ा कि खुद उनको सामने आकर इस बात का खंडन करना पड़ा। सवाल ये सर कि ये विपक्ष में इतनी खलबली और विपक्ष में इतनी भगदड़ और विपक्ष की तरफ से इस सब बीजेपी की तरफ कि बीजेपी उनके लिए चुंबक सी बन गई है, उधर दौड़े चले जा रहे हैं, क्यों हो रहा है सर? देखिए, इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की चिंता देखिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला। मैंने तो नहीं बोला कि आपको भाई आपके बाराबंकी में भूपेंद्र रावत को टिकट मिली थी, क्यों वापस कर दी उन्होंने। हमने बोला क्या? हमने बोला क्या पवन सिंह को टिकट दी थी आपने, पवन सिंह ने क्यों वापस कर दी? हमने बोला क्या राहुल कसाना सांसद क्यों बीजेपी छोड़ के चले गए? हमने तो नहीं बोला। हमने तो आपसे पूछते भी नहीं कि भाई कौन आपकी पार्टी छोड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है। हम तो जनता की बात करते हैं, और आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं? रोमाना जी, आपने जो आंकड़े दिखाए, देखा कितने बड़े आंकड़े हैं। 57% हमारे साथ हैं। ये आंकड़ों पे जिंदा है, सोचो आप। अरे भैया, रोमाना जी के आंकड़ों पे जिंदा हो, मैं जनता की आंकड़ों पे कब जाओगे? कब जनता के आंकड़ों की बात करोगे? कब जनता के मन की बात करोगे? रोमाना जी के आंकड़े में इतने खुश हो गए, उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं जनता के बीच में जाके पूछो, जनता दौड़ा रही है, आपके एमपी जाते हैं, आंकड़ा देखकर इसलिए खुश हो रहे हैं ना, क्योंकि उनकी दलीलों को समर्थन मिल रहा है इन आंकड़ों से, इसलिए वो खुश हो रहे हैं। आप अपने हिसाब से आंकड़ा देख रहे हैं और अपने हिसाब से अपनी हमें भी मिल रहा है, समर्थन तो हमें भी मिल रहा है। 4% आप बढ़ा रही हो, लेकिन हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हम बार बार जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और इनके नेता जाते तो जनता कहती गो बैक, एमपी साहब गो बैक। अच्छा ये बताइए राकेश जी, आप 80 में से 80 पर अभी भी स्टिक कर रहे हैं। हालांकि ये 2019 वाला वोट शेयर दिख रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। मतलब अगर वही रिपीट होता है तो फिर 80 में से 80 तो मुमकिन नहीं है। पिछली बार 15 सीटें जो है वो विपक्ष ले गया था। नहीं, इस बार तो वो खोज रहे हैं कौन सी सीट जीतेंगे। राकेश जी, बिल्कुल 80 में 80 मुमकिन है। मैं उदाहरण देखिए, अनुराग भदौरिया, ये भाई अनुराग भदौरिया की या तो आवाज बंद किया करिए, क्योंकि लगातार बोलते रहते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, अनुराग भदौरिया और आप कह रहे हो कि अरे घोसी तो बचा नहीं पाए, जहाँ संकट नहीं है, घोसी आप बचा पाए थे अभी ठीक है अनुराग जी, अब जवाब सुन लें जरा। अनुराग जी स्टॉप बोल चुके ना। अनुराग जी का टेप रिकॉर्डर स्टॉप करना पड़ेगा हमें। आइए जल्दी से, राकेश जी जल्दी आइए, आवाज कम कीजिए। हाँ जी राकेश जी आइए। देखिए मैं रोमाना जी अनुरोध कर रहा हूं, क्या ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल नारा हल्ला बोल का है? ये समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल प्रवक्ताओं से ये आकर के नूरा कुश्ती करना, ये लड़ना, ये मुझे शोभा नहीं देता, आपके दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगता। बेहतर ये होगा कि जब जिसकी बारी हो उसकी आप ऑडियो खोला करिए, ताकि केवल वही बोल सके। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अनुराग भदौरिया को अगर हम अपराध कर देना कि अनुराग भदौरिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, ये अभी तुरंत पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि इतना बोलते हैं, बोल बोलकर रोज पार्टी का नुकसान करते हैं। इनको इसलिए रिस्क के नाते हम ले नहीं रहे। वैसे भी आदमी अच्छे हैं, आदमी में बुराई नहीं है। रोज देखे कभी गेहूं काटते हुए दिखाई देते हैं, कभी तरह तरह के स्वांग करते दिखाई देते हैं। आदमी अच्छे हैं। कीजिए सर, बिहेवियर में, अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, तो शायद आपके पास भी ऑफर आ जाए बीजेपी ज्वाइन करने का। आज एमबीए में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। आप लोग कह रहे थे कि खटर पटर है, दिक्कत है, तो मुश्किल थोड़ी बढ़ तो नहीं गई है? अभी इस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हो चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीनों जो मुख्य पक्ष है पारिवारिक पक्ष है, और पारिवारिक पक्ष अपने परिवार के लिए लड़ रहे, तो ये इनका विचार जो है परिवार का है, परिवार का विकास, परिवार को, व्यक्ति को बड़ा करना, इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो जिस सीट का बंटवारा हो जाएगा, एक मेक के खिलाफ काम करेंगे, और अल्टीमेटली
महायुति इस महाराष्ट्र से जीतेगी। 400 पार जो आप लोगों का नारा है, उसमें महाराष्ट्र से कितनी सीटें आप लोग दे रहे हैं मोदी जी को? हमारा महायुति का टारगेट है 45+। 45+। तो आपके लिए सर फिर सीटें कितनी बची? 3 सीट, उसमें एक इधर ये भी है। इनको बोलना मेरा डॉक्टर साहब से कहना है कि 3 कौन से नहीं आ रहे वो बताए तो अच्छा हो जाएगा। मैं बोलता सीटें 48 और ये 90 तक जाने वाले हैं। ये सब चुनावी जुमले की बातें रहते, 45 जाएंगे, 41 जाएंगे। आज बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है। महाराष्ट्र में तो ये जो महाराष्ट्र का सरकार जिन्होंने शिवसेना तोड़ के एनसीपी तोड़ के बनाया है, इसलिए तो जनता में पूरी नाराजगी है। महाराष्ट्र से उद्योग गुजरात में जा रहा है, इंडस्ट्री। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ घोषणा 400 पार। फिर मैं इसका जवाब सर आपसे लेता हूं, लेकिन इम्तियाज साहब जरा मुझे ये बताइए, बीजेपी के साथ ये लोग 45+ यहां से ले रहे हैं, तो इसमें से 3 सीटें बच गई इनके लिए, इनके मुताबिक। उसमें एक शायद आपकी वाली भी है। एक मेरी सीट है, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह साहब जब यहां पर आए, इन्होंने लोकसभा के चुनाव के प्रचार की शुरुआत की तो मेरे शहर से की, और यहां पर आए, यही कराड़ साहब वहां पर स्टेज पर मौजूद थे जब वो भाषण दे रहे थे कि हमें यहां से कमल को खिलाना है और दिल्ली तक भिजाना है। पब्लिक खामोश बैठी थी, तो उन्होंने कहा भिजाना है, जोर से बोलो, तो बेचारी पब्लिक खामोश बैठी। फिर बोले जोर से बोलो, भिजाना है, तो बेचारी पब्लिक बोले हाँ भेजेंगे करके। उसमें एक ये होता है सर, जिंदगी में आप भी थोड़ा सा झूठ बोलते होंगे, मैं भी झूठ बोलता हूँ। ये लोग जो है ना, ये झूठ की फैक्ट्री है ये। और अगर इन्होंने बोल डाले है कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं और 48 में से हम 50 जीत के लाएंगे, 48 में से 50, तो इनके भक्त जो है ना वो भी मान लेंगे, बोले हाँ यार मोदी है तो मुमकिन है। हमारे सहयोगी इम्तियाज भाई को जरा सुनने को कम आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। उस दिन जब अमित शाह साहब ने पूछा लोगों को कि यहाँ से मोदी जी के लिए कमल भेजेंगे, तो पब्लिक चिल्ला के बोली हाँ बोल के, उनको सुनने को नहीं आया। और इनके नेता जो ओवैसी साहब, वो बोले भाजपा यहाँ है क्या, उनको पता नहीं है। इस शहर में भाजपा के 2 मंत्री है, इस शहर में महानगर पालिका में 29 नगर सेवक है, उनको सुनने को भी नहीं आता और देखने को नहीं आता। जरा सही देखो, सुनो। सुनने को आ रहा है ना देखने। मेरा सिर्फ ये है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका गणित तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बजट बनाते हैं देश का, तो 45+ का क्या मतलब है और कितनी सीटें कौन कौन सी छोड़ है? 3 सीटें छूटी होंगी, आपको क्या अंदाजा लग रहा है प्रतिपक्ष को? देखो इनके 45 तो आना ही नहीं है, इनके 10-15 आए तो आए, ऐसी प्रकार की स्थिति है। खुद खड़े रहने का तो उनको वहाँ उम्मीदवार नहीं मिल रहे, ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस महाराष्ट्र में। सर एक बात बताइए, एनसीपी 2 भाग में यहाँ विभक्त हो चुकी है, शिवसेना 2 भाग में विभक्त हो चुकी है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं बीजेपी कमजोर है। जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने खड़ा संगठन है, जो उद्धव जी के पीछे खड़ा है, इनके पीछे क्या जाने का सवाल आता? हमारे समय जो है वो तो गद्दार लोग के पीछे थोड़ी लोग जाते रहते। गद्दारों के पीछे लोग नहीं जाएंगे, और आपके साथ गद्दार लोग आ गए हैं। एक केडर बेस्ड पार्टी है, और अगला चुनाव का तैयारी जब पहला चुनाव जीतते ना वहीं से करते हैं। जो ये 2024 का चुनाव की तैयारी 2019 से हम कर रहे हैं। बाड़ा साहब ने आपको कभी ये भी नहीं बोला था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपने गोद में लाकर बिठा दो करके? आज अजीत दादा को जिस तरह से लाके बिठाए थे, क्या बाड़ा साहब के पीरियड के अंदर ये मुमकिन कर पाते? कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। आज सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, बाय हुक और बाय क्रुक सत्ता में आना है। आज महाविकास अघाड़ी को लेकर सीटों का जो बंटवारा हुआ, उससे एक बड़ी खबर ये आई कि ऐसा लग रहा है कि शरद पवार सीट लेने के मामले में नुकसान में हैं। पिछली बार 19 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी, लेकिन इस बार उनके खाते में सिर्फ 10 सीटें ही गई हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये भी समझाते हैं आपको। 17 जागांवर काँग्रेस, 10 जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, या साधारण 21 जागा शिवसेना। सीटों पर कभी तकरार, कभी इनकार, कभी ना और कभी हाँ, और कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग गई। महाविकास अघाड़ी में जो सीटों की सहमति बनी है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से शिवसेना उद्धव गुट को सबसे ज्यादा 21 सीट, एनसीपी शरद गुट को 10 सीट और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। शिवसेना ज्या 21 जागा लढते आहे त्या 21 मी उमेदवार जाहीर केलेले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी त्यांना ज्यावेळेला वाटेल 1-2 दिवसात ते जाहीर करतील. तीनही पक्षाचे कार्यकर्ते आणि खाली नेते हे जॉईंटली ही लढाई लढतील आणि महाराष्ट्रामध्ये आमच्या महाविकास आघाडीचे सगळे उमेदवार जिंकून येतील अशी परिस्थिती आहे. तीनों दलों के बीच सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ सीट पर टकराव बना था। हालांकि अब
तस्वीर साफ हो चुकी है। भिवंडी सीट पर एनसीपी लड़ेगी। गठबंधन समझौते के तहत सांगली सीट शिवसेना यूबीटी और मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस के खाते में गई है। हालांकि पार्टी टूटने का सबसे ज्यादा नुकसान शरद पवार को हुआ है। 2019 के चुनाव में एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को अब गठबंधन के तहत महज 10 सीटें ही मिल पाई हैं। शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने 2019 में 41 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी के हिस्से में 23 तो सहयोगी पार्टी शिवसेना के खाते में 18 सीटें गई थी। सीधे चेन्नई लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रोड शो कर रहे हैं। इस बार मिशन दक्षिण पर बहुत ज्यादा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि नारा बुलंद किया जा रहा है अब की बार 400 पार। ऐसे में यह मिशन कैसे साधा जाएगा, इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं बीजेपी जो कोशिश कर रही है। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है, जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के माध्यम। तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चेन्नई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनमें एक असीम उत्साह दिखाई दे रहा है इस महीने में, जबकि प्रधानमंत्री जब भी जनता के साथ मुखातिब होते हैं तो एक दोनों के बीच में प्रधानमंत्री। तो आपको पता है दक्षिण भारत पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का बहुत जोर है और आपको वो तस्वीरें याद होंगी। चेन्नई से प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तस्वीरें तो देखते रहिए, लेकिन जरा वो रामेश्वरम वाली तस्वीर भी याद करिए। रामेश्वरम में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले, तो वो अद्भुत दृश्य पूरे देश ने देखा था जब शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। स्नान आदि करने के बाद 21 कुंडों में जब उन्होंने वहां पर स्नान भी किया था और उसके बाद दर्शन के लिए पहुंचे थे शिव जी के, तो उसका एक बड़ा संदेश भी गया था। कहा यह गया था कि दरअसल ये जो धर्म यात्रा है उसके जरिए जो सत्ता का राह है, यानी जो राज सत्ता की यात्रा है, उसे भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दक्षिण भारत से इस बार बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, तमिलनाडु से भी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से अलग अलग दलों के साथ बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी को यह लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से भी, तमिलनाडु से भी सीट, लोकसभा की सीट झटकने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि 2014 के चुनाव में जरूर कन्याकुमारी वाली सीट मिली थी बीजेपी को वहां से, लेकिन 2019 में खाता नहीं खोल पाई थी बीजेपी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जो सनातन की राह है उसके जरिए भी बीजेपी का फायदा होने वाला है तमिलनाडु में। आपको हम बता दें, दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो बीजेपी को पिछली बार, पिछले चुनाव में कुल 29 सीटें मिली थी, जिनमें से कर्नाटक से 25 सीटें और 4 तेलंगाना से। तो इस आंकड़े को कैसे बढ़ाया जाए, इसी कोशिश में है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, और जो रणनीति बीजेपी की नजर आ रही है वो आप साफ समझ सकते हैं। रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत एक्सप्रेस की इस यात्रा में, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी पार्टी के नेताओं के साथ होटल में खाना खाते दिख रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शहडोल की हैं, जहां कल हेलीकॉप्टर में ईंधन घटने की वजह से राहुल को होटल में रुकना पड़ा। राहुल गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर शहडोल दौरे की तस्वीरें शेयर की और कल शाम को लिखा, थोड़ा हेलीकॉप्टर का मिजाज बदला, थोड़ा हमारा, तो फिर आज की शाम शहडोल के नाम। लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को इसी बहाने राहुल पर हमले का नया हथियार मिल गया। कांग्रेस का स्कूल खत्म हो गया। स्कूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का पॉइंट टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। राहुल गांधी की कल सिवनी और शहडोल में सभा थी। ईंधन खत्म होने की वजह से रात को शहडोल में रुके और सुबह जब होटल से उमरिया जाने के लिए निकले तो रास्ते में महुआ जमा कर रही महिलाओं से मिलने पहुंच गए। एक दिन में कितने बिल लेते? राहुल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लिहाजा कांग्रेस के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी मजे ले रही है। मैं कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि फ्यूल क्यों नहीं पहुंचानी, तो हम भी चाहते तो भाजपा पर आरोप लगा सकते थे। यदि फ्यूल नहीं आता, लेट नहीं होते, तो महुआ बीन रही आदिवासी बहनों से क्या राहुल गांधी जी मिल पाते? देखिए, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का
इतना कुप्रबंधन कि उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो जाता है और उसको बचाव करने के लिए राहुल गांधी कहते हैं अच्छा हुआ खत्म हो गया ताकि वो आदिवासी समाज से मिलने। ये स्पष्ट दर्शाता है कि कितना सम्मान है उनके मन में कि उनको मिलने के लिए ईंधन खत्म हो तब वो मिलने जाएंगे। फिलहाल राहुल की तस्वीरों की मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चर्चा है। जिस इलाके में राहुल गांधी रुके थे वो मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल इलाका है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट पर ही जीत मिली थी। इस बार आंकड़ा बढ़ाने के लिए राहुल जोर लगा रहे हैं।